तो अब हमें नेक्स्ट करना है शैल चक्र। तो शैल चक्र के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। शैल चक्र होता है एक टाइप से, ये जो हमने बनाया तो इसका एक हो गया तुम्हारा एग्नियस रॉक। अग्नियस रॉक हो गया, यहाँ पे तुम्हारा होगा सेडिमेंट्री रॉक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे हो गया हमारा मेटामॉर्फिस, ना मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक। तो इन तीनों का होता है भाई, अब वो ये तीनों एक दूसरे में टूटते रहेंगे। ए इसमें टूट जाएगा, ए कभी इसमें, ए कभी इसमें और ए कभी इसमें। तो इसी जो प्रक्रिया चलती रहती है इसी को हम कहते हैं अग्नियस रॉक, मतलब सेल चक्र। किसी को कहते हैं सेल साइकिल है, सेल चक्र। तो जैसे कि मेटामॉर्फिस और सेडिमेंट्री रॉक, तो सेडिमेंट्री रॉक से जब मेटामॉर्फिस की क्रिया होती है तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर और दबाव होता है। मतलब कि प्रेशर तो दबाव ही हो गया, प्रेशर और हीट। प्रेशर हीट जब इसका दबाव पड़ता है तो ये मेटामॉर्फिस में बदल जाता है, और यहाँ पे अगर हीट और प्रेशर हो गया तो ये अग्नियस रॉक में बदल जाएगा। अग्नि रॉक है, फिर अग्नि रॉक में जो बेदरिंग हो जाएगी अग्नि रॉक की, इसकी बेदरिंग हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। तो यही प्रक्रिया है, मतलब कि सेलों का एक दूसरे में वर्गीकरण होना। देखो ये यहाँ पे जैसे कायांतरण हो गया, इसका गलन हुआ, गलन हो गया तो ये क्या बन गई, मैग्मा बन गई। ये मैग्मा बन गई तो ये आगे चल के क्या बन गई, अग्निय सेल बन गई। जब अग्निय सेल का क्या हुआ, अपक्षण और अपर्दन, इन द सेंस की बेदरिंग हुआ, तो टू गो और ए क्या बन गई तुम्हारी, यहाँ से एक बन गई क्या, सेडिमेंट्री रॉक बन गई। सेडिमेंट्री मतलब अवसादी चट्टान बन गई। ए निक्षेपण अपरदन हुआ, ए हो गया। और इसका सीली भवन हो सकता है, और भी चीजें हो सकते हैं। और जब ए है ना, जब कायांतरण हुआ मतलब कि मेटामॉर्फिस हुआ, तो मेटामॉर्फिक सेल बन गई। फिर इसमें भी ये परिवर्तन हो जाएगा अगर इस पे ज्यादा आगे चल के, तो यही होना है ना अग्नि से, मतलब यही सब चीजें चलती रहती हैं। इन्हीं की जो क्रिया चलती रहती है, उल्टी सीधी आड़ी तिरछी जिसको भी कहो, तो इसी को हम कहते हैं क्या, सेल चक्र। तो सेल चक्र अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती। जो है सेलें हैं ना, जो सेल्स होती हैं वो अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती हैं, बल्कि उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। सेल चक्र एक सस्टेनेबल प्रक्रिया होती है। कौन सी होती है, सस्टेनेबल प्रक्रिया, जिससे पुरानी सेलें परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती हैं। अग्नेय सेल प्राथमिक सेल हैं और अन्य अवसादी और कायांतरित, जो कि ये बता रहा है ना, जो पुरानी सेलें परिवर्तित जो होती है ना, प्राइमरी सेल है जो है क्या है, अग्निय सेल। और जो बाकी की जो सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक सेल होती है, ये दोनों जो रॉक या सेल होती हैं तो ये हैं जो अन्य टाइप की होती हैं। कि प्राइमरी होते केवल अग्निय सेल, मतलब अग्नेयस रॉक भी। तो सेलें इन प्राथमिक सेलों से निर्मित होती हैं। अग्नेय सेलों को कार्यांतरित सेलों में परिवर्तित किया जा सकता है। अग्नेय सेलों को डायरेक्ट ही किया जा सकता है, कायांतरित मतलब मेटामॉर्फिक सेलों में परिवर्तित। अग्नेय और कायांतरित सेलों से प्राप्त अंशों से अवसादी सेलों का निर्माण होता है। अवसादी सेलें अपखंडों में परिवर्तित हो सकती हैं तथा ये अपखंड अवसादी सेलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। निर्मित भूपृष्ठीय सेलें अग्नेय, कायांतरित और अवसादी, ये प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतर भाग में नीचे की ओर जा भी सकती हैं। और ये भूपृष्ठीय पात्रक के आंशिक अथवा पूर्ण भाग संस्करण पत्रक, मतलब कि प्लेट कन्वर्जेंस के क्षेत्र में अन्य पात्रक के नीचे चले जाते हैं तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण या पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं। वो दैट्स गो एंड न्यू फॉर्मेट या सोर्स ऑफ द अग्नियस रॉक। तो ये नया फॉर्मेट बनाते हैं, न्यू फॉर्मेट में जाते हैं और ये क्या बन जाते हैं फिर, अग्नियस रॉक। तो इसी टाइप से ये चैप्टर यहाँ एंड होता है। अब हमें स्टार्ट करना है न्यू चैप्टर। तो हम यहाँ से न्यू चैप्टर करते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो भू आकृतिक प्रक्रियाओं को ही सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या हैं, जो पृथ्वी की अब आपको एक प्रश्न होगा कि भू आकृतियाँ कैसे बनी, जो पठार हैं, लैंड है, माउंटेन्स हैं, यही तो भू आकृतियाँ हैं। और इनके बनने में क्या चीज़ सहायता की है इसमें,
वही है, मतलब कि जो भी है इंडोजेनिक फोर्स लगे, एक्सोजेनेटिक फोर्स लगे, ये सब काम करे, इसकी वजह से फिर ये स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, मतलब भू आकृतियां बनी। जैसे कि तुम्हारा प्रभावित जल हो गया, भूमिगत जल है, तो इनसे स्थलाकृतियों के बहुत सारे निर्माण होने लग गए। तो ये सारी चीजें जो एक्सोजेनेटिक भी हो गए। अब एक्सो और जो आंतरिक बल हैं वो भी बहुत ज़्यादा आकार के, एक्सो मतलब बाह्य बल और इंटरनल वाले बल भी, तो ये सब काम करना स्टार्ट हुए। तो मतलब इनकी वजह से भू आकृति बनी। तो इसके लिए इनकी सबसे पहले क्या पढ़नी पड़ेगी, प्रक्रियाएं। तो ये प्रक्रियाएं हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो भू आकृति की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी परपटी तथा अन्य आंतरिक संस्तरों का क्रम विकास कैसे हुआ, भूपरपटी प्लेट्स का संचलन किस प्रकार हुआ, कैसे हो रहा है, भूकंप, ज्वालामुखी के प्रकार, भूपरपटी को निर्मित करने वाले शैलों और खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात अब हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। और इस प्रश्न के साथ प्रारंभ करते हैं, धरातल असमतल क्यों है? व्हाट इज सरफेस? तो इन डिफरेंट टाइप की क्यों है? तो सर्वप्रथम भूपरपटी गत्यात्मक है। यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती है, मतलब एक ऐसा इस टाइप का। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रता संचालित होती है। भूपरपटी का निर्माण करने वाली पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला भंडार अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह के अंतर के लिए उत्तरदायी है। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनावरत प्रभावित होता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय हैं, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर होता है। जो बल होते हैं, जो एक तो मैंने बताया कि बाहर से लगते हैं, जो एक्सोजेनेटिक हैं, एक है इंडोजेनिक। तो इंडोजेनिक एक एक्सोजेनिक, तो दैट जो एक्सोजेनेटिक में सन वाला भी होता है, जो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और इसके साथ में जो है ना, जो एंडोजेनेटिक फोर्स होते हैं, एंडोजेनिक फोर्स हैं, वो जो काम करते हैं तो उनका एक अलग ही टाइप होता है कि वो हमेशा एक जैसे काम नहीं करते हैं। उनका होता है कि वो मतलब तीव्रता में अंतर होता है हर टाइप से अलग अलग। जैसे समझो तो अब भूकंप आया, उसकी वेव्स बनी जैसे PSL, तो उनका लेवल अलग अलग होता है इफेक्ट करने का। इसी टाइप से इनका भी है। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों और पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों के अनावरत प्रभावित होते हैं, अतः यह सर्वदा परिवर्तनशील है। बाह्य बलों को बाह्यजनित और आंतरिक बलों को अंतर्जनित बल कहते हैं। बाह्य जनित बलों की क्रियाओं का विश्लेषण या परिणाम होता है। जब बाह्य बल लगेंगे तो बाह्य बलों का परिणाम क्या होगा, जो वो बता रहा है, उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण, वेदरिंग डाउन। जो जैसे माउंटेन्स हैं, जो पठार हैं भाई, जो रॉक्स हैं, इनका क्या करेंगे, इरोजन करेंगे, इसको तोड़ेंगे। जैसे अरावली है हमारे पास, अरावली का आजकल क्या कितना ज़्यादा वो हो गया है, वेदरिंग हो गई है वो। तो एक बेसिन, निम्न क्षेत्रों में गर्तों का भराव। जैसे कि पहले जो थी ना, जो नदियाँ होती हैं, जो नदियाँ हम आगे जाके लैंडफॉर्म जो बनती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नदियों का जो होता है, जो ऐसे मेंडरिंग करती हैं, तो कभी यहाँ से टूट जाएंगी और यहाँ ये भर जाएगा, उसका ये आकार अलग से बहने लग जाएगी। तो यहाँ पर गोखुर झील वगैरह बनती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अभिवृद्धि तलोत्तल, तो धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने में तल संतुलन, मतलब कि गार्डिनेशन जो संतुलन, तल संतुलन होता है, उसको तल संतुलन कहते हैं। मतलब जो उच्चावच के मध्य अंतर को कम होने को तल संतुलन, जो उच्चावच है उनके भी तल संतुलन होगा तो उसको वही कहेंगे, तो उसको गार्डिनेशन। अंतर्जनित शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं जो या उनका निर्माण करती हैं, तथा इसी प्रकार इंडोजेनेटिक फोर्स होते हैं उच्चावच में भिन्नता को सम, तब बराबर
इक्वल करने में असफल रहती हैं। बाह्यजनिक प्रक्रियाएं उच्चावच में विभिन्नता को सम बराबर करने में असफल रहती हैं। अतएव यह भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बाह्यजनिक और अंतर्जनिक बलों के विरोधाभास कार्य चलते रहते हैं। इन द सेंस सीधा सा मतलब इसका ए है, और ये बहुत ज़्यादा समझना है कि जो है ना, जो एक बार लैंडफॉर्म बन गई दैट इज ए हिमालय है, हिमालयास। तो ए तो बना इंडोजेनेटिक से बन गया इंडोजेनिक फोर्स से बना, और अब इस पे जो इसको इरोड करना चाहते हैं, जो वेदरिंग करना चाहते हैं, जिसमें एयर भी है, जो तुम्हारा क्लाइमेट भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसको इरोड कर रही हैं। तो अगर इनको इरोड करना है हिमालयास की कुछ चीज़ों को, तो ये 100% जो तुम्हारे इंडोजेनेटिक एक्सो है ना, एक्सोजेनिक फोर्स हैं या एक्सोजेनिक चीज़ें हैं, वो इसको 100% इरोड करने में कभी सफल नहीं हो पाएंगी, बिकॉज कि मतलब सफल नहीं हो पाएंगी। असफल नहीं होने का कारण सीधा सा है कि भाई ये अपना काम कर रहा है। जैसे हम पढ़ते हैं कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो भाई ये भी अपना काम कर रहा है, तो इसका ज़्यादा इंटेंशन होता है और बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे ज़्यादा गतिविधियाँ भी नहीं हो पा रही हैं, तो ये असफल नहीं रह पाते हैं। तो जब अगर इनमें विरोधाभास कम हो जाएगा तब चांस बन सकते हैं, लेकिन इसको 100% नहीं कर सकते हैं कि 100% हमें ख़त्म कर देगा या उसको मिटा देगा। तो लेकिन कोशिश करता है उनको बराबर करने की। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल हैं। जो इंडोजेनेटिक फोर्स होते हैं वो भू आकृतियों का निर्माण करते हैं, दरअसल लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जो इंडो एक्सोजेनेटिक फोर्स प्रक्रिया होती है मुख्य रूप से भूमि विघर्षण मतलब वेदरिंग तोड़ना बल होती हैं। भूतल संवेदनशील है, कोई इसमें वो नहीं है, समझने वाली बात की नहीं है। मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर रहता है। ऑफकोर्स इसका व्यापक और सघन उपयोग होता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण में अनुभाव में योगदान है। मनुष्यों के संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, मनुष्यों ने अत्यधिक दोहन किया है, हमें उनका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि मतलब सैकड़ों और हजारों वर्षों में आकार प्राप्त हुआ है तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग और कुप्रयोग के कारण इनकी संभाव्यता मतलब विभव में बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्हें धरातल को विभिन्न आकार दिया अभी दे रही हैं तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे यह निर्मित है को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने और भविष्य के लिए संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस, तो भू आकृतिक प्रक्रिया यहीं से बनती हैं लैंड फॉर्म्स जो हैं। तो इसकी जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस में क्या होगा, एक तो तुम्हारा जो तुम्हारा क्या कहते हैं उसको हिंदी में पटल विरूपण हो गया, वोल्केनिज्म हो गया, तुम्हारा मास वेदरिंग या डिपोजिशंस मतलब निक्षेपण होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रियाएँ हैं जिससे कि भू आकृतियाँ लैंड फॉर्म्स बनती हैं। तो इसके बारे में अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट। तो आप भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अर्थ को समझना चाहेंगे। धरातल के पदार्थों पर इंडोजेनेटिक ही बोल रहा हूँ, लेकिन अंतर्जनित और बाह्यजनित बलों द्वारा भौतिक दबाव और रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। पटल विरूपण जो होता है डिस्टमॉर्फिज्म, क्या लिखा है भाई, डिस्टोमॉर्फिज्म एवं ज्वालामुखी वोल्केनिज्म अंतर्जनित भू आकृति प्रक्रियाएं हैं जो इससे पहले की इकाई में सापेक्ष में विवेचित हैं। अपक्षय, वृक्षरण, मास वेदरिंग, अपर्दन और निक्षेपण डिपोजिशन बाह्यजनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। इनका अध्याय में विस्तार से विवेचन किया गया। इन्हीं चीज़ों को विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। इसमें प्रकृति के किसी भी एक्सोजेनिक जैसे कि जल हो गया, हिम हो गया, वायु हो गया, जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण
एक्वायर तथा परिवहन करने में सक्षम है को भू आकृतिक कारक कहा जाता है। असल में भी कहना सीधा सा ये चाह रहा है कि जो परिवहन करने में सक्षम है, जैसे हिम है परिवहन कर सकती है गिरेगी पानी के रूप में, वायु करती है, और जो जल है वो तो परिवहन करता ही है, ट्रांसपोर्टर मतलब ट्रांसपोर्टेशन टाइप का काम करता ही है, मतलब यात्रा करता है, ट्रैवल करता है। तो जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता, जब ढाल से नीचे आते हैं ना कि कार गतिशील हो जाते हैं, तो पदार्थों को हटाकर ढाल के रूप के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। दैट इज गंगा। गंगा रिवर से जो क्या बना है, सुंदरबन डेल्टा, तो वो इसी का उदाहरण है एक टाइप से। तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं तथा भू आकृतिक कारक विशेषकर बाह्यजनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग ना कहा जाए तो एक ही समझना होगा, और क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक एजेंट एक गतिशील माध्यम जैसे प्रवाहित जल, हिमानी, हवा, लहरें, धाराएं हैं जो धरातल के पदार्थों को हटाता, ले जाता, निक्षेपित करता है। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी, हवा, लहरों, धाराओं इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। इत्यादि को देखो यहाँ पे उसने ये नहीं लिखा कि केवल इन्हीं को कहा जा सकता है। इत्यादि का मतलब और भी चीजें हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही यूपीएससी पूछ लेगी कि यही आएगा। हाँ, ये आ सकते हैं। इसके अलावा हमें ये भी और आगे चल के सोचना पड़ेगा कि जो ये चीजें हैं ना, इसके अलावा भी अगर कोई चीज यूपीएससी पूछ लेता है तो वो भी इसमें ऐड हो सकता है। जो भू आकृतिक जो लैंडफॉर्म्स बनने के कारक हैं वो हो सकते हैं। इसीलिए हर जगह बुक में इत्यादि जैसे के बाद आदि या एटसेट्रा ये सब लिख देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें जानना है कि क्या आप समझते हैं व्हाट डिड यू नो भू आकृतिक कारकों एवं भू आकृतिक प्रक्रियाओं में अंतर करना आवश्यक है। मतलब जो भू आकृतिक कारक हैं और भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। प्रक्रियाएं हैं तो प्रक्रियाओं से उनके कारक हैं, कारक से प्रक्रियाएं हैं। ये सब एक दूसरे से अटैच्ड चीज़ें हैं, तो उनको समझना थोड़ा लेकिन ज़रूरी है। उनमें अंतर समझना है कि कुछ बारीक अंतर होते हैं जो वही ये बता रहा है बुक में। गुरुत्वाकर्षण द ग्रेविटी ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों में सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक डायरेक्शनल बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव स्ट्रेस डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल स्ट्रेस लहरों और ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। निसंदेह गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है। गतिशीलता डायरेक्ट संभव नहीं है। ग्रेविटी और स्लोप, ग्रेविटी एंड स्लोप की वजह से वो ज़्यादा मतलब गतिशीलता संभव नहीं है वो। अतः अपवर्तन, परिवहन, निक्षेपण भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं, और वह बल है जो भूतल के ऑल सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। सभी संचलन चाहे वो पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं। जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर, उच्च वायु दाब क्षेत्र में निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये चीज़ें आती हैं, या ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की। जैसे स्लोप है तो भाई यहाँ से बह के आप नीचे ही आएंगे, सिंपल सी बात है। आप ऐसा तो है नहीं ऊपर जाएंगे, तो ये बात है। तो अब सबसे मैंने एंडोजेनेटिक प्रोसेस, ये प्रक्रियाएं। एंडोजेनेटिक मतलब अंदर वाली, ये जो पृथ्वी के अंदर से कनेक्टेड रहती हैं, जो वहाँ से संचालित होती हैं। तो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली जो ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत है। जो एनर्जी है ना अंदर से वो है, जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। पृथ्वी के अंदर ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी मतलब रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज़, घूर्णन मतलब रोटेशन, और ज्वारीय घर्षण पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती हैं। भूतापीय प्रवणता अंदर से निकलने वाले ऊष्मा प्रवाह से ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीता को प्रेरित करते हैं। भूतापीय प्रवणता अंदर के ऊर्जा प्रवाह
भूपर्पटी की मोटाई दृढ़ता में अंतर के कारण अंतःजनित बलों के कार्य समान नहीं होते, अतः विवर्तन की द्वारा नियंत्रित मूल भूपर्पटी की सतह असमतल होती है। अब है भूप्रस्फोट डिस डाई स्ट्रोटोफॉर्म। क्या लिखा है भाई, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ इसको। डी स्ट्रेटोफॉर्म है डाई, गाइस मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ ये क्या लिखा है। डाई स्ट्रेटोफिज्म है, सॉरी गाइस माफ करना, बहुत टाइम से कोशिश तो कर रहे हैं, वीडियो रोक के भी पढ़ सकते हैं लेकिन अब नहीं पढ़ना। प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचालित उत्पत्तित या निर्मित करती हैं, पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। मतलब जो प्रक्रियाएं हैं वो मान लो जो किसी चीज़ को बना रही हैं या संचालित कर रही हैं, एग्जीक्यूट कर रही हैं और उत्स्थापित कर रही हैं, उत्स्थापित की स्टेब्लिश्ड कर रही हैं और जो निर्माण कर रहे हैं, जो बना रही हैं, वो पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। इस निम्नलिखित सम्मिलित हैं, जैसे कि तीक्ष्ण बलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण और भूपर्पटी की लंबी संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली पर्वतनीय प्रक्रियाएं, धरातल के बड़े भाग के उत्थान, विकृति के संगलन, महाद्वीप संरचना संबंधी प्रक्रियाएं, अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचालन के कारण उत्पन्न भूकंप, पर्पटी प्लेट के छेदे संचालन करने में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका, प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रिया में भूपर्पटी बलयन के रूप में तीक्ष्णता की विकृति हो जाती है, महाद्वीपीय रचना के कारण साधारण विकृति हो सकती है, चांस है। पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है। पर्वतनी महाद्वीप रचना प्रियोजेनी भूकंप, प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रियाओं में भूपर्पटी के विभंग हो सकता है। इस सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन व तापक्रम में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप शैलों में का कायांतरण होता है, मतलब मेटामॉर्फिज्म। वोल्केनिज्म दैट इज ज्वालामुखी ही होता है, जैसा हम ज्वालामुखी को वोल्केनोस को पढ़ चुके हैं वो ही है। एक उसका थोड़ा नेक्स्ट स्टेप इसमें थोड़ा बताया गया और हम पढ़ भी चुके हैं इसको। तो जो होता है ना, ज्वालामुखी के अंतर्गत पिघली हुई सेल या लावा जो मैग्मा होता है का भूतल की ओर संचालन अनेक आंतरिक एवं बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। पुस्तक की द्वितीय इकाई में हम ये सब पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि इससे भी दो आकृतियां लैंडफॉर्म्स बनती हैं, दो होती हैं जो कि एक्सोजेनेटिक होती हैं, एक इंडोजेनिक होती हैं। तो इंडोजेनिक में हमने पढ़ा था बैथोलिथ, लेपोलिथ पढ़ा था हमने, लैकोलिथ पढ़ा था, डाइक पढ़ा था, सिल्क पढ़ा था और फैकोलिथ पढ़ा था। तो ये हो गई इंडोजेनिक, तो ये था ये सब। अब ज्वालामुखी था और ज्वालामुखियों में भेद भी हैं, तो भेद अपन को बताना है। ज्वालामुखीता एक टाइप से ज्वालामुखीता वो होती है क्वांटिटी टाइप का मानो कि जो क्वांटिटी जो मैग्मा है ना, मैग्मा का जो है पिघली हुई सेलों या लावाओं का जो भूतल पे जो संचालन होता है वो वोल्केनिटी होती है। और ज्वालामुखी होता है जो वोल्केनो होता है, जो फट जाता है, जो मैग्मा बाहर निकलने लगता है, जहाँ एक सोर्स होता है जहाँ से मैग्मा बाहर निकल रहा है, वो हो गया तुम्हारा ज्वालामुखी भाई पूरा सिस्टमेटिकली। और ज्वालामुखी था उसकी जो मैग्मा हो निकल रहा है, जो पिघली हुई सेलों या लावाओं की जो क्वांटिटी टाइप का मामला है। अब है एक्सोजेनेटिक, मतलब कि एक्सो मतलब बाहर वाली चीज़ें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, अंदर वाली भी इंपॉर्टेंट है। बाहरजनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा, अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विविध टेक्टोनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। मतलब ये सूर्य से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वायुमंडलीय ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। वायुमंडलीय ऊर्जा दैट्स विंड हो गया, विंड के साथ में आपके लिए और भी चीज़ें हो गई, विंड हो गया, क्लाइमेट रिलेटेड हो गया, और जैसे बारिश हो रही है तो वो भी एनर्जी टाइप का काम करती है। और इंडोजेनेटिक से तो काम कर ही लेती है, इंडोजेनिक जो टेक्टोनिक्स होते हैं तो उससे भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आगे ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप क्यों सोचते हैं जो ढाल प्रवणता बाहरजनिक बलों से नियंत्रित विवर्तनिकी कारकों द्वारा निर्मित होते हैं। एक प्रवणता है जो बाहरजनिक बलों से नियंत्रित विवर्तनिकी कारकों द्वारा निर्मित होते हैं।
तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ढाल युक्त सतह वाले धरातलों पर कार्यरत रहता है। जो ग्रेविटी होती है हम पढ़ चुके हैं कि वो ढालों वाली चीज़ों पे है, वो ज़्यादा कार्यरत रहता है। अब नेक्स्ट, ये ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र में अनुप्रयुक्त बल को बल स्ट्रेस मतलब प्रति बल स्ट्रेस कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र में जो लगने वाला जो फोर्स होता है उसको स्ट्रेस कहते हैं। ठोस पदार्थ में प्रति बल स्ट्रेस धक्का या खिंचाव पुश एंड पुल से उत्पन्न होता है। विकृति प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थों के सारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल विकलनकारी होते हैं। यह प्रतिबल शैलों और धरातल पदार्थों को तोड़ता है। अपरूपण प्रतिबल का परिणामी कोणीय विस्थापन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विसर्पण फिसलन मतलब सिप्लेज होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं, जो कि कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलन, पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब जैसे कि ये प्रक्रिया बताई है, प्रेरित बल अपक्षय होता है, जो गुरुत्वाकर्षण, आणविक दबाव, रासायनिक प्रक्रिया इनसे प्रेरित होता है। जो अनाच्छादित प्रक्रियाओं के लिए एक बृहद संचलन ये होता है, जैसे कि भूस्खलन आता है। भूस्खलन में जो बहुत सारा कीचड़ वगैरह मड बह के जाता है साथ में, तो वो एक बृहद संचलन मान सकते हो। तो उसके लिए है ग्रेविटी। और अपर्दन जो परिवहन होता है तो वो होता है गतिज ऊर्जा, तो उसके बारे में बताया गया है। तो अपक्षय को प्रेरित कौन करता है? गुरुत्वाकर्षण बल करता है। आणविक बल, रासायनिक क्रियाएं। अपक्षय बृहद संचलन के लिए गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, और अपर्दन परिवहन के लिए गतिज ऊर्जा ये काम करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः जो कण होते हैं, कणों के बीच के बंधन को ढीला कर देते हैं और विलेय पदार्थों को घुला देते हैं। और इस प्रकार धरातल के पदार्थों की जो पिंड दैट बॉडी को प्रतिबल का विकास अपक्षय, बृहद क्षरण, संचलन, अपर्दन, निक्षेपण का मूल कारण है। चूंकि धरातल पर विभिन्न प्रकार की जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसीलिए वाहजनिक भू प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। और वाहजनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन डेल्यूडेशन के अंतर्गत रखा जाता है। अनाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावृत, मतलब स्ट्रिप ऑफ करना या आवरण हटा देना। अपना आच्छादन का अर्थ यही होता है कि भाई कोई है, मेरा एक लैंड फॉर्म है बढ़िया सा, इसकी जो ऊपर की परत को हटाते जा रहे हो, तो उसी को तो कहते हैं डीन्यूडेशन। कपड़े उतारने जैसा है भाई। बृहद क्षरण, संचलन, अपर्दन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। बृहद जो प्रवाह का चित्र है, तो ये सब होता है सब। अनाच्छादन प्रक्रियाओं तथा उनके संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। मतलब जैसे हम मान लो कि हम स्कूल से आए, हम जो अगर कपड़े उतारने हैं हमें, तो भाई उसमें भी एक एनर्जी तो लग रही है ना। हम बटन खोलेंगे तो हमारे हाथ काम कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी टाइप का कुछ हो रहा है, तो वही सब है। तो ऐसे ही इनके साथ भी होता है। जो आवरण निकलेगा ना ऊपर का, जैसे हम कपड़े दैट इज हमारा आवरण है, तो जो हमने ड्रेस स्कूल की निकाली है ना यहाँ से, तो वही उसी टाइप से है। तो ये भी हमने निकाल दिया, तो ये निकाला तो उसमें एनर्जी लगेगी, अपकोष लगेगी। बाह्यजनक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, तो बाह्यजनक हैं वही होती है। जैसे इंडोजनक अंदर वाली, तो हमारे अंदर की प्रक्रियाएं देख लो। अरे वोल्केनो ऐसे समझ लो कि जो बालकोनिसिटी जो होती है, वोल्केनो जो हमने खाना खाया उल्टी हो गई, उल्टी से जो बाहर निकल गया वोल्केनो टाइप हो गया। तो जो अंदर से निकल रहा है ना वो मैग्मा टाइप को, वो वोल्केनिसिटी हो गई, इस टाइप का। और एक्सोजेनेटिक हमने कपड़े उतारे, मतलब तो ये सब चीज़ें हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विभिन्न होती हैं। जैसे एक स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित हैं, जो कि अक्षांशीय है, मौसमी है, जल थल विस्तार में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तापमान और वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो कि विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व है, उसका प्रकार वितरण है, जो प्रमुख वर्षा तापक्रम पर निर्भर करते हैं। वो
एक्सोजेनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। अब ये तो है, देखो अप्रत्यक्ष प्रभाव तो बिल्कुल डालते ही हैं। तो विभिन्न जलवायु प्रदेशों के विभिन्न जलवायु तत्वों जैसे ऊंचाई के अंतर, दक्षिण मुखी ढालों के पूर्व और पश्चिमी मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यता प्राप्ति आदि के कारण स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। पुनः वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा, प्रकार, उनकी गहनता, वर्षण बाष्पीकरण की संबंध, तापक्रम में दैनिक श्रेणी, हिमकरण, पिघलन की आवृत्ति, तुषार मतलब फ्रॉस्ट, तुषार एक फ्रॉस्ट होता है, पता फ्रॉस्ट मतलब फ्रॉस्ट बाइट मार जाता है ना, तो फ्रॉस्ट का मतलब जमा हुआ टाइप का, इस टाइप का मामला। तो व्यापक में गहराई इत्यादि अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत भूआकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। जो आगे का है मॉडल, सभी बाह्यजनक प्रक्रियाओं के पीछे एकमात्र प्रेरक बल क्या है? ताकि जो ऑल एक्सोजेनिक प्रक्रियाएं हैं उनके पीछे एकमात्र प्रेरक बल क्या है? यदि जलवायु एक कारक समान हो तो बाह्यजनिक भू आकृति प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता शैलों के प्रकार और संरचना पर निर्भर करती है। संरचना में बलन, भ्रंश, संस्तर का पूर्वमुखीकरण, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति अनुपस्थिति, संस्तरण तल, घटक खनिजों की कठोरता, कोमलता, उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, परागम्यता और अपरागम्यता इत्यादि सम्मिलित होते हैं। पूर्वाभिमुखीकरण और परागम्यता, तो ये सब चीजें हैं जो इसमें सम्मिलित होती हैं, जो ये बता रहे हैं। विभिन्न प्रकार की शैलें अपनी संरचनाओं में विभिन्नता के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती हैं। एक विशेष शैल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधपूर्ण और वही दूसरी प्रक्रिया के प्रतिरोध रहित हो सकती है। विभिन्न जलवायुवीय दिशाओं में एक विशेष प्रकार की शैल भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों के प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती हैं। अतएव ये विभिन्न दरों को कार्यरत रहती हैं। स्थलाकृति में भिन्नता के कारण बल जाते हैं। अधिकांश बाह्यजनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा अथवा या मंद होता है। वो अल्प अवधि में अनभाग्यमय हो सकता है। दीर्घकाल में यह सतत श्रांति मतलब कि फैटिग्यू कारण शैल को तीव्र रूप से प्रभावित करता है। अतः यह स्पष्ट होता है कि धरातल पर भिन्नता यद्यपि मूल रूप से भूप्रकृति के उद्भव से संबंधित है, यद्यपि धरातल के पदार्थों के प्रकार और उनकी संरचना में अंतर भूआकृतिक प्रक्रियाओं और उनकी प्रक्रियाओं के दर में अंतर के कारण एक न एक रूप में विद्यमान रहती हैं। जो कुछ बाह्यजनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं का यह विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। एक मैन वेदरिंग होता है, मतलब अपक्षय के अंतर्गत भूमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों की गई प्रक्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय की दर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या प्राय सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती हैं। अपक्षय को मौसम और जलवायु के कार्यों के माध्यम से शैलों के यांत्रिक विखंडन, मैकेनिकल एवं रासायनिक वियोजन, अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अपक्षय को होता है वो यांत्रिक विखंडन, रासायनिक विखंडन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और जलवायु के कार्यों के माध्यम से। चूंकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है अथवा यह एक सौ स्थान इन सीटू या एक आउट ऑन सीटू प्रक्रिया है। क्या अपक्षय के कारण कभी कभी होने वाली धीमी गति परिवहन का पर्याय है? यदि नहीं तो क्यों? जो अपक्षय होता है, अपक्षय के कारण कभी कभी होने वाली धीमी गति का पर्याय है। देखते हैं। अपक्षय प्रक्रिया जटिल भौमिकीय, जलवायु, स्थलाकृति, वनस्पति कारकों द्वारा प्रानुकूलित कंडीशन होती है। इनमें सब में जलवायु का विशेष महत्व है। न केवल अपक्षय प्रक्रियाएं अपितु अपक्षय मेंटली गहराई भी एक जलवायु से दूसरी जलवायु में भिन्न भिन्न होते हैं। मैं विभिन्न प्रदेशों को अंकित कीजिए और उनके विवरण की तुलना कीजिए। इसका कोई ज़्यादा क्या करना है। जलवायु प्रदेशों के अक्षांशों को भाई बताना, अक्षांशों को आप
अपक्षय प्रक्रियाओं को प्रमुख तीन प्रमुख प्रकार हैं अपक्षय के। एक तो रासायनिक टाइप से, एक भौतिक या यांत्रिक हो जाएगा, एक जैविक हो जाएगा। जैविक में वही होता है कि जैसे गायें चरने गई तो गायों ने वहाँ की मिट्टी खा गई, मतलब मिट्टी नहीं घास खा गई, इस टाइप का। भौतिक में भौतिक हो गया कि भाई हवा चली उससे उड़ गया या टूट गई चीज़ें। और रासायनिक ये है कि जैसे ऑक्सीजन, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि वेदरिंग में जैसे होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का क्या इफेक्ट होता है, ऑक्सीजन मिले तो वो चीज़ों को तोड़ने लगती है, इस टाइप का मामला। इसमें से कोई एक प्रक्रिया कतिपय ही अकेले काम करती है, परंतु प्रायः किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनेटनीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण या न्यूनीकरण सेलों के अपघटन, विलयन और न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सूक्ष्म क्लिष्टक अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। ऑक्सीजन, धरातलीय जल, मृदा जल, अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इसमें ऊष्मा के साथ जल, वायु, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों और पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ावा देते हैं। विभिन्न खनिजों की रासायनिक प्रतिक्रियाएं किसी अनुसाधनशाला में प्रतिक्रियाओं की समान ही होती है। अब घोल और सॉल्यूशन मतलब घुलना। जब कोई वस्तु जल या अम्ल एसिड में घुल जाती है तो घुलित तत्वों में जल या अम्ल को घोल कहते हैं। जब कोई वस्तु है जल या अम्ल में घुल जाती है तो उसको हम घोल कहते हैं। तो यह प्रक्रिया ठोस पदार्थों को घोल में मिलाना सम्मिलित होता है। जब जल या कम अम्ल में खनिज की विलेयता पर निर्भर करता है। जल के संपर्क में आने पर अनेक ठोस पदार्थ विघटित हो जाते हैं एवं जल में निलंबन सस्पेंशन के रूप में मिश्रण हो जाते हैं। घुलनशील सेलें निर्माण करने में नाइट्रेट, सल्फेट और पोटेशियम जैसे खनिज इस प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। अतः यह खनिज अधिक वर्षा की जलवायु में कोई अपशिष्ट छोड़े सुगमता से निच्छालित मतलब कि लीच्ड हो जाते हैं और शुष्क प्रदेशों में वर्षा के कारण एकत्रित हो जाते हैं। चूना पत्थर में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिज कार्बोनिक एसिड युक्त जल जो जल के कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से बनता है घुलनशील होते हैं तथा जल में एक घोल के रूप में प्रभावित होते हैं। क्षयमुखी जैव पदार्थों में जनित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा जल के साथ मिलकर इन प्रक्रियाओं में बहुत सहायक होते हैं। साधारण लवण सोडियम क्लोराइड भी एक सेल निर्माण करने वाला खनिज है जो घुलनशील होते हैं।